मूल अधिकार। नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट की गई थी। भारतीय संविधान में भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो निम्नलिखित हैं। पहला, समानता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवां, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। एवं छठवां, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में स्थान दिया गया है। मौलिक अधिकार पूर्णतया नैसर्गिक और अप्रतिदेय की श्रेणी में आते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में अनुच्छेद 358 एवं अनुच्छेद 359 के प्रावधानों के अंतर्गत ही मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को न्याय योग्य, वाद योग्य रूप में संविधान में रखा गया है, यानी कि यह न्याय योग्य और वाद योग्य हैं। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जबकि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की तुलना अमेरिका के अधिकार बिल से की जाती है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संरक्षण का दायित्व न्यायपालिका के पास है। संविधान का अनुच्छेद 14 यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। इस रूप में अनुच्छेद 14 विधान सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को अनुच्छेद 14 से 18 तक कुल 5 अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है, जो कि अग्रलिखित हैं। विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 14 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ये है अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत, अनुच्छेद 17, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार वर्णित हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 19(1) क में प्रावधानित वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही समाचार पत्रों की स्वतंत्रता भी निहित मानी जाती है। उच्चतम न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19(1) क में प्रदत्त वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित माना है। संविधान के अनुच्छेद 19(1) ख में शांतिपूर्वक एवं निरायुद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) ग में संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) घ में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 क ड़ में के तहत भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 19(1) छ के तहत कोई वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 1 च का लोप कर दिया गया है। अनुच्छेद 1 क से लेकर अनुच्छेद 1 छ तक में दी गई विभिन्न स्वतंत्रताओं पर 19(2) से लेकर 19(6) तक में दिए गए विभिन्न आधारों पर निर्बंधन आरोपित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 20 का संबंध अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से। अनुच्छेद 21 का संबंध प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण, जीवन का अधिकार से एवं अनुच्छेद 21 क शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के कारखानों, खनन इत्यादि परिसंकटमय क्षेत्रों में नियोजन को निषिद्ध करता है, जबकि अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है। भारतीय संसद द्वारा निर्मित सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय समाज में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में
संचरण अर्थात कहीं भी जाने का अधिकार यानी विदेश भ्रमण भी निहित है। उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए इसे अनुच्छेद 21 में निहित माना है। उच्चतम न्यायालय ने उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश मामले में, जो कि 1993 में आया था, संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया था। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, जिसमें सिखों को कृपाण धारण करने तथा रखने का अधिकार समाहित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 29 का संबंध अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से व अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने के अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 क के तहत विधिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत ये अनुच्छेद 300 क के तहत विधिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया है। किसे? संपत्ति के अधिकार को। आगे है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार उल्लिखित है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार उल्लिखित है। मूल अधिकारों के न्यायिक संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को शक्तियां प्रदान की गई हैं। सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु क्रमशः अनुच्छेद 32 यानी कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और अनुच्छेद 226 यानी कि उच्च न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु ये आर्टिकल्स हैं के तहत कई प्रकार के विशेष आदेश जारी कर सकते हैं, जिन्हें प्रादेश या रिट कहते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके द्वारा न्यायालय किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय बंदी को छोड़ने का आदेश दे सकता है। यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत। परमादेश, यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। प्रतिषेध, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए प्रतिषेध आदेश जारी करती हैं। अधिकार परीक्षा, जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। उत्प्रेषण, जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उस न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा किए जाने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है। भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 20 और 21 एवं 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने बहुमत के निर्णय से यह अभी निर्धारित किया है कि मृत्यु कारिता करने के लिए मृत्यु दंड का वैकल्पिक दंड अनुच्छेद 14, 19 और 21 का अतिक्रमण नहीं करता है और संवैधानिक है। प्रश्न कोश। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? तो यह है शक्तियों का पृथकीकरण। ऑप्शन डी। IAS 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन डी, एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका कमिटेड जुडिशरी से तात्पर्य है कि जब न्यायपालिका सरकार,
सत्तारूढ़ दल की नीतियों के संदर्भ में प्रतिबद्ध हो। अतः ऐसी न्यायपालिका सरकार की नीतियों के विरुद्ध जाकर नागरिकों, विशेषकर मत भिन्नता रखने वाले लोगों की स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं कर सकती। शक्तियों का विकेंद्रीकरण लोकतांत्रिक संरचना में शीर्ष नेताओं के पास ही निर्णय क्षमता को संकेंद्रित करता है, जिससे तानाशाही प्रवृत्ति को बल मिलता है और नागरिकों की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। निर्वाचित सरकार नागरिकों के प्रतिनिधि होने के कारण स्वतंत्रता की संरक्षक मानी जाती है, परंतु निर्वाचित सरकार की स्थिति में भी अल्पमत नागरिकों की स्वतंत्रता विभिन्न प्रकार से प्रभावित हो सकती है। शक्तियों के पृथकीकरण से तात्पर्य शासन के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों के स्पष्ट पृथकीकरण से है। इस स्थिति में शासन के किसी एक अंग द्वारा अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने पर दूसरे अंग द्वारा उसका निरोध किया जाता है और इस प्रकार शासन के तीनों अंगों में संतुलन बना रहता है एवं तानाशाही प्रवृत्तियों की समुचित रूप से रोकथाम संभव है। अतः शक्तियों का पृथकीकरण ही किसी उदार लोकतंत्र में नागरिकों की स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो यहाँ पे भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। ऑप्शन ए बाकियों के कंपैरिजन सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने का समर्थन नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा किया गया था, अतः विकल्प ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? तो ये थे, ए और बी तो नहीं हैं। एस राधाकृष्णन, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, एस राधाकृष्णन। मूल अधिकारों पर संविधान सभा में हुई बहस में भाग लेते हुए डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा था, यह हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। क्वेश्चन नंबर 4, मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। ऑप्शन ए। भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद योग्य और अवाद्य योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित हैं, जिसमें मौलिक अधिकार वाद्य योग्य है और नीति निर्देशक तत्व अवाद्य योग्य है। क्वेश्चन नंबर 5, अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि यह संविधान में उल्लिखित हैं। सही है, यह प्रजातांत्रिक हैं, यह लोक कल्याणकारी होते हैं, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होते हैं, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। पहला, चौथा और पांचवा जिस ऑप्शन में होगा, पहला, चौथा, पांचवा, ऑप्शन सी। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अधिकारों के महत्व को समझा था। स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने, उन्हें सुरक्षित करने के उद्देश्य से संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देनी थी। उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई। यह अधिकार अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और इसीलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया। व्यक्तित्व विकास के लिए ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन न कर सके। संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख अधिकारों के महत्व को दर्शाता है। इन अधिकारों के अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास संभव नहीं हो पाता। संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि किसी भी अध्यादेश या अधिनियम के द्वारा अधिकारों को छीन या समाप्त नहीं किया जा सकता है। प्रजातांत्रिक और लोक कल्याणकारी अवधारणा शासन प्रक्रिया से संबंध है, न कि अधिकारों से, अतः विकल्प सी। प्रश्न संख्या 6, मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। ये तो आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन, मौलिक अधिकार नैसर्गिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं जो राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में हैं। इन्हें केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 358 एवं 359 में आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। यह राज्य के विरुद्ध एक गारंटी है। यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, ये उन्हीं की भांति हैं।
तो यहाँ पे 1, 2 और 3 तीनों कथन सही हैं और ये है ऑप्शन सी में, तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन। भारत में मौलिक अधिकार राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। इन्हें संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार बिल की भांति है। जहां तक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का प्रश्न है तो ये संविधान की प्रस्तावना से उद्भूत होता है और संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार और भाग 4 के राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक के रूप में मिलकर इन्हें सुनिश्चित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो ये है 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो यह है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 13। संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ एवं राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या न्यून करता है या कम करता है। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और अनुच्छेद 245 केंद्र और राज्यों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है। अनुच्छेद 326 लोकसभा एवं विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर होना यहाँ पे मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो यह है मौलिक अधिकार के संदर्भ में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो 5 अनुच्छेदों द्वारा किया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार है। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा अनुच्छेद 14 से 18 के तहत प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 में मूल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के निर्णयों में अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। क्वेश्चन नंबर 12, समता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत दिया हुआ है? तो 13 को छोड़ के 14, 15 और 16 और 18 भी है। तो 2, 3, 4 जो ऑप्शन है ये सही हैं। आइए आगे देखते हैं। इसमें ऑप्शन 2, 3, 4 सी सही है। समता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 के अंतर्गत समाहित है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के मूल अधिकारों के उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो ये है अनुच्छेद 14। संविधान का अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। यह उपबंध कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? तो ये है अनुच्छेद 14, ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन। संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ का मूल तत्व है, जिसका तात्पर्य है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। अतः कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है तो वह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत अभिहित विधि के शासन का उल्लंघन करता है। क्वेश्चन नंबर 17, विधि का नियम या कानून अधिराज्य का मतलब क्या है?
सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। एक्सप्लेनेशन, विधि का नियम या शासन या कानून का अधिराज्य, रूल ऑफ लॉ का तात्पर्य है सभी के लिए एक कानून, सभी के लिए एक न्याय तंत्र। विधि के शासन का सामान्य अर्थ यह है कि देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं तथा कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। साथ ही कानून किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। समानता का अधिकार। ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन, अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मौलिक अधिकार है जिसे समता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक के अधिकार समता के अधिकार में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो ये भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी, मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15 को संशोधित किया गया। इसमें संविधान पहला संशोधन अधिनियम 1951 की धारा 2 द्वारा अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया और इसके तहत सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध कर सकने हेतु प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो ये है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 15 का 5। अनुच्छेद 15(5). ऑप्शन बी, संविधान के अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान दिए गए हैं? तो ये है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 15(4) तथा 16, अनुच्छेद 16(4). भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4) के प्रावधानों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य की सेवाओं में आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद खंडों 15(6) एवं 16(6) के माध्यम से आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं, जिसे EWS कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? तो यह है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 16(2). एक्सप्लेनेशन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(1) और 16(2) के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? कानून के समक्ष समानता, अवसर की समानता, सामाजिक समानता, लेकिन आर्थिक समानता नहीं है। ऑप्शन डी। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के तहत, सामाजिक समानता अनुच्छेद 15 के तहत, अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के तहत समानता के मौलिक अधिकारों में शामिल है, जबकि आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, कथन ए, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। कारण आर, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण है। आइए वो ऑप्शन देखते हैं, दोनों के दोनों सही हैं।
ए और आर दोनों सही हैं। ए का सही स्पष्टीकरण आर है, ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन। राज्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से असमान लोगों अर्थात गरीबों, पिछड़ों, वंचितों आदि के लिए विभिन्न व्यवहार कर सकता है, अर्थात उनको विशेष सुविधा प्रदान कर सकता है। अनुच्छेद 16(4) तथा अनुच्छेद 15(4) के तहत राज्य द्वारा ऐसे प्रावधान किए गए हैं। हालांकि समान स्तर के लोगों के लिए विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समता की बात की गई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कथन ए और कथन आर दोनों सत्य हैं तथा ए का सही स्पष्टीकरण है आर। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? पहला है संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, और ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, यानी इस ऑप्शन ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, और ऑप्शन ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना। ए, बी, सी सभी को मिलाकर पढ़ना, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सभी को एक साथ मिलाकर पढ़ने से ये समझ में आएगा कि समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु भारतीय न्यायालय को सक्षम किया गया है। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद 1982 में यह अभी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 14 एवं 16 को संविधान की प्रस्तावना तथा अनुच्छेद 39D के प्रकाश में अर्थान्वित करते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत इस अनुच्छेदों से निष्कर्षणीय है तथा इसके संगत वर्गीकरण अथवा असंगत वर्गीकरण पर आधारित असमान वेतन मानों के मामले में उचित ढंग से लागू किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यहाँ पे अनुच्छेद 14 और 16, ऑप्शन डी, अनुच्छेद 14 और 16। क्वेश्चन नंबर 27। संविधान के किस प्रावधान के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो यह है अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी। संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता उन्मूलन किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अगला प्रश्न 28। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो यह है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो यह है अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है अस्पृश्यता उन्मूलन से, ऑप्शन सी, अस्पृश्यता उन्मूलन से। क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 32। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो ये है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 17 के तहत। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध घोषित किया गया है। साथ ही अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध माना गया है। अनुच्छेद 17 समता के मौलिक अधिकार से संबंधित है। अस्पृश्यता के निषेध से अछूत समझे जाने वाले व्यक्तियों, विशेषकर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को एक मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो यह है समता का अधिकार, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण के द्वारा, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर।
1, 2, 3 ऑप्शन ए। भारत में अस्पृश्यता का निवारण कानून बनाकर शिक्षा की उन्नति द्वारा जनगणना के द्वारा किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान करता है। संसद ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के द्वारा अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित दो कथन हैं जिनमें से एक कथन ए और दूसरा कारण आर कहा गया है। अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संरचनात्मक हिस्सा से तात्पर्य ऐसे सुनियोजित तरीके से है जिसके जरिए सामाजिक ढांचा किसी समाज में व्यक्तियों को हानि पहुंचाता है और इन्हें अवसरों से वंचित करता है। संरचनात्मक हिंसा आमतौर पर जोहान गाल्टुंग के अनुसार वर्णित एक शब्द है जिसे उन्होंने हिंसा, शांति और अनुसंधान 1969 नामक लेख में प्रस्तुत किया। संरचनात्मक हिंसा के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। संरचनात्मक हिंसा के उदाहरण हैं प्रजातिवाद, नस्लवाद, कामुकता, वर्गीकरण, अस्पृश्यता आदि। अस्पृश्यता, जिसे आम बोलचाल में छुआछूत भी कहा जाता है, जाति व्यवस्था का एक अत्यंत घृणित पहलू है जो धार्मिक एवं कर्मकांडीय दृष्टि से शुद्धता एवं अशुद्धता के पैमाने पर सबसे नीची माने जाने वाली जातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्यंत कठोर सामाजिक दंडों का विधान करता है और अस्पृश्यता को इसी कारण धार्मिक स्वीकृति भी प्राप्त हो जाती है। अतः कथन ए एवं आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? अनुच्छेद 14, 15, 16, 18 तक एक साथ आते हैं और उसके बाद अनुच्छेद 19 वाक्य स्वतंत्रता से संबंधित है। ये समानता से संबंधित है और ये स्वतंत्रता से। तो यहाँ पे देखते हैं, एक ये तरीका है और एक और तरीका, इसलिए यहाँ पे स्टार बना हुआ है। दिए गए अनुच्छेदों में अनुच्छेद 19 अन्य से भिन्न वर्ग में आता है। यह स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है, जबकि अन्य तीनों अनुच्छेद 14, 15, 16 समता के अधिकार का वर्णन करते हैं। एक अन्य दृष्टि से देखें तो अनुच्छेद 15, 16, 19 केवल नागरिकों के लिए है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 15, 16 और 19 केवल नागरिकों के लिए है, जबकि अनुच्छेद 14 सभी के लिए है, यानी कानून के समक्ष समानता सभी के लिए है, विदेशियों के लिए भी है, लेकिन 15, 16 और 19 केवल नागरिकों के लिए ही है, भारतीय नागरिकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो ये हैं स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। अनुच्छेद ए, ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समेत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न 38, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19, ऑप्शन ए। संविधान में प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, किंतु अनुच्छेद 19 1 क, अनुच्छेद 19 1 अ ए के अंतर्गत वर्णित वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार में न्यायालय द्वारा इसको निहित माना गया है। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो ये अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद 19 1 ए में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र संविधान के अनुच्छेद 19 1 ए में विशेष रूप से उपबंधित है। ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑप्शन ए, और एक्सप्लेनेशन वही है ऊपर वाला।
क्वेश्चन नंबर 43, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ऑप्शन बी। नवीन जिंदल बनाम भारत संघ, याद रखिएगा, नवीन जिंदल बनाम भारत संघवाद में दी गई उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना अभिव्यक्ति का प्रतीक है, जो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 44, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें है घिराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। शांतिपूर्ण इकट्ठा होना, एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ये नहीं आता है। अनुच्छेद 19(1) ख में शांतिपूर्वक और निरायुद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है। साथ ही अनुच्छेद 19(3) में शांतिपूर्ण एवं निरायुद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता एवं अखंडता या लोक व्यवस्था के हितों में युक्ति युक्त निर्बंध अधिरोपित करने वाली विधि बनाने की राज्य को शक्ति दी गई है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिकों की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? भारत की संप्रभुता, लोक व्यवस्था, न्यायपालिका का अपमान, अवांछनीय आलोचना के आधार पर स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। तो यहाँ पे है ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत नागरिकों के विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा अदालत की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के उद्दीपन के आधार पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 21। भारतीय गणराज्य के संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 19 वाक्य स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांतों को शामिल किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी। अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पदावली को उसी अर्थ में प्रयुक्त किया गया है जिस अर्थ में अमेरिकन संविधान में सम्यक विधि प्रक्रिया शब्दावली का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो यह है ऑप्शन सी अनुच्छेद 21। सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली AIR 1967 तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ AIR 1978 के मामलों में यह अभी निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण का अर्थात इच्छानुसार कहीं कभी भी जाने का अधिकार आता है, जिसमें विदेश भ्रमण भी शामिल है। अगला प्रश्न 49, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। 1, 2, 3 तीनों ही सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। एक्सप्लेनेशन, चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1995 वाद में दिए गए निर्णय के अनुसार आश्रय का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। न्यायालय के अनुसार इसमें वह घर शामिल है जहां वह गरिमापूर्ण जीवन जी सके। सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली AIR 1967 तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ AIR 1978 वादों में दिए गए निर्णयों के अनुसार विदेश यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। समान कार्य के लिए समान वेतन, यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 39 घ के तहत राज्य
नीति के निदेशक तत्वों का भाग है। तथापि रणधीर सिंह बनाम भारत संघ AIR 1982 वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 39 ख के आलोक में अनुच्छेद 14 एवं 16 को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी कई प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों में समान कार्य के लिए समान वेतन को उपर्युक्त उपबंधों के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिभाषित या निगमित मौलिक अधिकार माना है। अतः इस प्रश्न का समुचित उत्तर विकल्प डी है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1) डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो ये है एकांतता का अधिकार, ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। इन चारों में से किसी भी अधिकार का उल्लेख अलग से अथवा स्पष्टतया मूल अधिकारों में नहीं हुआ है, किंतु उच्चतम न्यायालय ने अपने सृजनात्मक निर्वचन द्वारा इन चारों अधिकारों को मूल अधिकारों में अंतर्निहित माना है। विशेषकर अनुच्छेद 21 के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अधिकार के अंदर इन चारों अधिकारों को भी विभिन्न निर्णयों के द्वारा शामिल माना गया है। गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्यवाद 1975 तथा मलक सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब एवं हरियाणा वाद्य 1980 आदि में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) डी भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार को अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार से मिलाकर पढ़ने पर एकांतता या निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, प्राप्त होता है। उल्लेखनीय है कि जस्टिस KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद आधार मामले में भी अगस्त 2017 में सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने निजता के अधिकार, राइट टू प्राइवेसी को संविधान के अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित तथा संविधान के भाग 3 में के द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रताओं का भाग मानते हुए इसे स्पष्टतः संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया है। उच्चतम न्यायालय ने विकल्पों में दिए गए उपर्युक्त 4 अधिकारों के अतिरिक्त अन्य अनेक अधिकारों को भी अपने विभिन्न निर्णयों में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत माना है। इनमें से कुछ प्रमुख ये हैं। पहला है अच्छे पर्यावरण का अधिकार, दूसरा शीघ्र विचारण का अधिकार, तीसरा विधिक सहायता का अधिकार, चौथा एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, पांचवां पैर में डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार, छठवां फांसी में विलंबन के विरुद्ध अधिकार, सातवां अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार, आठवां पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार, नौवां अच्छी सड़कों का अधिकार, 10वां प्रतिष्ठा का अधिकार, 11वां एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, 12वां कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार। क्वेश्चन नंबर 51, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? तो पहला ऑप्शन अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध, अनुच्छेद 17 एवं भाग 4 में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों ही नहीं हैं। तीसरा है अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं, ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर है। उपर्युक्त दिया गया कथन अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताओं के अंतर्गत सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है। 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने भी निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया तथा यह कहा कि निजता का अधिकार जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 52, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? तो ये है अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 53, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो ये है अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन, 27 मार्च 2018 को गैर सरकारी संगठन शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघवाद में उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए इसे अनुच्छेद 21 में निहित माना था। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? एक चिकित्सक द्वारा घायल
को चिकित्सीय सहायता ये आता है। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न ये भी आता है। पानी की गुणवत्ता को दूषित करना ये भी आता है। और मृत्युदंड ये नहीं आता है, ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन, जगमोहन सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने मृत्युदंड को अनुच्छेद 21 का उल्लंघनकारी मानने से इनकार कर दिया था। अतः स्पष्ट है कि मृत्युदंड अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपात तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो ये है देश व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जीवन का अधिकार, ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन, 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद अनुच्छेद 21 में प्रदत्त प्रमाण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार जीवन का अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता। ज्ञातव्य है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित हुआ है तो सभी मूलाधिकार स्थगित किए जा सकते हैं, परंतु अनुच्छेद 21 तथा अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण को स्थगित नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर यदि सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल घोषित हुआ है तो अनुच्छेद 21 एवं 20 के साथ अनुच्छेद 19 वाक्य स्वतंत्र विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण भी जीवित रहता है। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन यानी कि अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर से संबंधित है। अगला है क्वेश्चन 56, प्रश्न संख्या 56, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? तो ये है ऑप्शन ए, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1993 में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा को अधिकार के रूप में उन्नी कृष्णन और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य व अन्य वाद में यह कहते हुए संगठित किया, इस देश के नागरिक को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार अनुच्छेद 21 से निकला है। हालांकि यह एक निरपेक्ष अधिकार नहीं है। इसकी विषय वस्तु और मापदंड को अनुच्छेद 45 और 41 के आलोक में निर्धारित करना पड़ेगा। अगला प्रश्न 57, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है, ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। इसके द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। साथ ही अनुच्छेद 45 के संशोधित निदेशक तत्व के अनुसार राज्य 6 वर्ष तक की आयु पूर्ण करने तक सभी बच्चों को आरंभिक शिशुत्व देख-रेख तथा शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। इसी अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो तत्संबंधी संविधान संशोधन के साथ 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार है। सूचना का अधिकार भी मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का भाग है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) क में उल्लिखित वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है, हालांकि यह संविधान में उल्लिखित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? तो 1 अप्रैल 2010 को, ऑप्शन ए। 59 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन सी। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 60, कथन ए, राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, सही है। कारण आर, एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है, ये भी सही है। यानी कि कारण आर जो है कथन ए का सही स्पष्टीकरण है। इसके ऑप्शंस में देखते हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। ए का सही स्पष्टीकरण आर है, ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन, संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21 क के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।
शिक्षा का अधिकार एक महत्वपूर्ण मानवाधिकार भी है। एक प्रजातांत्रिक समाज में यह मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। व्यक्तित्व के विकास के लिए भी शिक्षा अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 61, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? पहला है मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेगारी का निषेध, पहला सही है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, चौथा कारखानों एवं खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, पहला और चौथा सही है। ऑप्शन सी, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 23 तथा अनुच्छेद 24 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 23 के तहत मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है तथा अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। अतः कथन 1 और कथन 4 सही हैं। इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध है पूर्ण निषेध, ऑप्शन ए पूरी तरीके से निषेध। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन का पूर्ण निषेध एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। क्वेश्चन नंबर 65, मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 66, ICCPR के अनुच्छेद 24 द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। ऑप्शन बी, ICCPR यानी इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अनुसार अनुच्छेद 24 द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के द्वारा भी बाल अधिकार का संरक्षण किया गया है। अगला प्रश्न 67, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? तो ये है अनुच्छेद 20, ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन, संविधान के अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता तथा अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो ये है अनुच्छेद 20(3) में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 69, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो यह है अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 70, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? अनुच्छेद 22, ऑप्शन डी। संविधान के अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद के खंड 1 के अनुसार किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है पूछा है। तो पहला है अनुच्छेद 22(1) स्वयं की पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार, सही है।
अनुच्छेद 22(4) निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी। सही है। अनुच्छेद 22(2) संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध नहीं किया जा सकेगा। अनुच्छेद 22(1) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को यथासंभव शीघ्र बताए बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। ये सही है। ऑप्शन सी जो है यह सुमेलित नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 22(2) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। अनुच्छेद 22(7) में यह प्रावधानित है कि संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा। अन्य प्रश्नगत युग्म सुमेलित हैं। प्रश्न संख्या 72 प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम में के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 माह के लिए। ऑप्शन बी 3 माह के लिए। प्रत्यक्ष बंदीकरण निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 22(4) के अनुसार यदि निरोध 3 माह से अधिक के लिए है तो वह मामला सलाहकार बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को निरोध में तभी रखा जा सकेगा जब सलाहकार बोर्ड का यह मत हो कि ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त आधार हैं। क्वेश्चन नंबर 73 प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है 3 माह तक। ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। भारत में निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बगैर न्यायिक सलाहकार बोर्ड के प्रतिवेदन के अधिकतम 3 माह तक संविधान के अनुच्छेद 22(4) के अनुसार बंदी बनाकर रखा जा सकता है। हालांकि अनुच्छेद 22(7) के तहत संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के तहत निर्धारित मामलों तथा निर्धारित अधिकतम अवधि के संदर्भ में यह बात लागू नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 74 भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। दूसरा, कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, केवल 2। पैरोल किसी कैदी को दंडादेश के निलंबन के साथ रिहा करने की प्रणाली है। दंडादेश के निलंबन के साथ रिहा करने की प्रणाली है। यह रिहाई सामान्यतः कैदी के व्यवहार के आधार पर निर्धारित अवधि हेतु सशर्त होती है तथा उसे अधिकारियों के समक्ष आवधिक रूप से रिपोर्ट करना आवश्यक होता है। पैरोल और फरलो की व्यवस्था कारागार प्रणाली को मानवीय बनाने के उद्देश्य से की गई है तथा ये 1894 के कारागार अधिनियम के तहत शासित होते हैं। पैरोल कैदी का अधिकार नहीं होता। इसे विशेष कारण या परिस्थिति के आधार यथा परिवार में किसी की मृत्यु या रक्त संबंधी के विवाह पर ही प्रदान किया जाता है। कैदी द्वारा पैरोल हेतु अर्थात पर्याप्त आधार प्रस्तुत करने पर भी सक्षम अधिकारी इसे अस्वीकृत कर सकता है यदि उसकी राय में कैदी को रिहा होना समाज के हित में न हो या कैदी के रिहा होने पर उसके फरार हो जाने की आशंका हो। बहुधा मृत्युदंड प्राप्त कैदी को ही पैरोल पर नहीं छोड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त बहु हत्या दोषी, आतंकवाद रोधी गैर कानूनी गतिविधियां निवारक अधिनियम UAPA के तहत सजायाफ्ता कैदी भी पैरोल के पात्र नहीं होते हैं। इस प्रकार कथन 1 गलत है। कथन 2 सही है क्योंकि कारागार और उनमें निरुद्ध व्यक्ति संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है और राज्य सरकारों द्वारा कारागार अधिनियम के तहत कैदी के पैरोल पर छोड़ने के लिए अपने नियम बनाए गए हैं। पैरोल राज्य कार्यपालिका द्वारा प्रदान की जाती है। जेल अधिकारी इस संदर्भ में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देते हैं तथा पैरोल प्रदान करने का निर्णय मानवीय आधारों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाता है।